इस डिस्कशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप यूपीएससी जंक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना यूपीएससी जंक्शन 01, सिर्फ इतना सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। ये लोगो है। ये मैंने पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। वेलकम टू यूपीएससी जंक्शन। गाइस, आज से हम लोग करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर, स्पेशली रिलेटेड टू प्रीलिम्स। वाई शुड यू फॉलो दिस सीरीज? बिकॉज मैं काफी लिमिटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ यूपीएससी जंक्शन चैनल पे। आप लोगों ने लास्ट ईयर पॉलिटी, फॉर एग्जांपल, मैंने 4 घंटे में कवर की थी 10 ईयर पीवाईक्यूज। उस 4 घंटे की वीडियो से डायरेक्टली 8 क्वेश्चन आए लाइन बाय लाइन। प्रीलिम्स के बाद मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी इकोनॉमी मेन से रिलेटेड, बट मैं उसमें सिर्फ 2 ही वीडियो पोस्ट कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। उस 2 वीडियो में से आपको डायरेक्टली 3 क्वेश्चन देखने को मिले। डायरेक्टली 3 क्वेश्चन। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने सिर्फ एक पीडीएफ पोस्ट की थी, चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हो। वहां पे सिर्फ मैंने 2 कंट्री कवर की थी उस एक पीडीएफ में। एक तो थी मालदीव और एक था बांग्लादेश। मालदीव पे डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में देखने को मिला। तो मेरा कहने का पर्पज ये है, काफी लिमिटेड कंटेंट होगा लेकिन एक्यूरेट होगा। आई मीन टू से कि हम लोग डायरेक्टली बुल्स आई हिट करेंगे। और आप लोग करंट अफेयर की चिंता ना करके अपने स्टैटिक पोर्शन पे फोकस कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड, इन माई ऑल प्रीलिम्स अटेम्प्ट, द ओनली थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड दैट स्टैटिक इज द किंग मेकर। अगर आप लोग करंट अफेयर इग्नोर भी कर दोगे ना, तो भी आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टैटिक इग्नोर कर दिया ना बॉस, चाहे सारे न्यूज़पेपर एग्जाम में लेके बैठ जाना, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा प्रीलिम्स। नाउ लेट स्टार्ट आवर डिस्कशन। पहली न्यूज है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, जो कि वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर रहा था, उसको विड्रॉ कर लिया है। अब ये इको सेंसिटिव एरिया होता क्या है एग्जैक्टली? प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास ना कुछ जगह होती है, प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास ये जगह होती है। इसमें जनरली ये बोला गया है कि प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास का 10 किलोमीटर का जो एरिया है ना, उसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। यानी कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है। और यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टरबेंस हो सकती है। उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और जब बायोडाइवर्सिटी का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है तो क्या होता है? या तो एलियन स्पीसीज आ जाती है, एलियन स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। या फिर जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि वो फिर बाहर आने लगते हैं, क्योंकि अब उनका हैबिटेट तो रहा नहीं जंगलों में, तो वो अब रोड पे आने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से इको सेंसिटिव एरिया बनाया गया था। ये काइंड ऑफ अनटच्ड एरिया है। और ये जो डेफिनेशन है ना 10 किलोमीटर, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए कि जो 10 किलोमीटर का एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास वो इको सेंसिटिव जोन होगा, ये गलत है ये स्टेटमेंट। इट इज नॉट कंपल्सरी। वो 12 भी हो सकता है, ये 50 भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ, ये बनाया क्यों गया है? ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। इसके बाद ये जो मेंशन है ना इको सेंसिटिव एरिया, ये हमारा मेंशन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। और जो इससे पहले ना एक वो आया था, मतलब कि इसके बाद में आया था एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, जहां पे एक कंसेप्ट दिया गया था जिसका नाम था ये इको फ्रेजाइल जोन। और जो इको फ्रेजाइल जोन है ना, ये 10 किलोमीटर का होता था। तो वहीं से ये जो 10 किलोमीटर वाला कंसेप्ट है ना, ये आपका यहीं से आया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी से, जिसको इको फ्रेजाइल जोन बोलते थे कि ये 10 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए। अब वेस्टर्न घाट के लिए ना कमिटी बनाई गई थी कि कमिटी कुछ सजेस्ट करेगी। एक तो बनाई गई थी गडगिल कमेटी और एक बनाई गई थी कस्तूरी रंजन कमेटी। गडगिल कमेटी ने बोला कि जो 64% वेस्टर्न घाट का एरिया है ना, आप उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। उसके बाद 2012 में कमेटी बनाई गई कस्तूरी रंगन कमेटी, उन्होंने बोला कि 37% एरिया को, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है 37%, उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। अब इको सेंसिटिव जोन में ना भाई कुछ चीजें होती है जिनको प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन आप मतलब आप वो कर ही नहीं सकते।
कुछ है जो रेगुलेट की जाती है, कुछ है जो परमिटेड है। परमिटेड क्या होगी? जहां जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना हो, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी मतलब को स्टोर करना, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स और ऑनगोइंग एग्रीकल्चर। रेगुलेटेड क्या है? जैसे पेड़ गिराना, क्योंकि जनरली जो एसटी होते हैं ना, मतलब जो शेड्यूल ट्राइब वगैरह होती है, उनका जो लाइवलीहुड है वो यार इन्हीं पे डिपेंड करता है, पेड़ पौधों पे, राइट। होटल कंस्ट्रक्शन, वाटर इलेक्ट्रिसिटी यूज कितना होगा कितना नहीं, एग्रीकल्चर चेंजेस, तो ये रेगुलेट किए जाते हैं। लेकिन कमर्शियल माइनिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है, और लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, शो मिल्स, ये सब बैन है वहां पे, ये अलाउड ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये 2000 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये डिक्लेयर किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, जो कि गलत है। ये स्टेटमेंट, पहले वाली स्टेटमेंट आप लोगों की होगी गलत, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर है। दूसरा है, यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है, काफी सारी एक्टिविटीज है जिनको बेसिकली परमिट भी किया गया, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिन्यूएबल एनर्जी। तो उस सेंस में तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबोव। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, काफी इजी है, मतलब कमेंट में तो क्या ही दोगे। गडगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, ये प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, बेसिकली एक इनिशिएटिव था, लाइफ इनिशिएटिव, जहां पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे ज्यादा फोकस किया गया था, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करो। और यहाँ पे जो यूथ है ना, उसको मोटिवेट किया गया था कि आप लोग ना अपनी प्रैक्टिसेस को इस तरह से अपनाएं कि एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी MOEFCC ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इको मार्क रूल को नोटिफाई किया है। ये बेसिकली रूल्स जो है क्या करते हैं, ये सस्टेनेबल कंजम्पशन को प्रमोट करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा वर्ल्ड में कंज्यूमरिज्म काफी ज्यादा राइज कर रहा है। आप लोगों को नीड है एक फोन की, लेकिन आप तीन तीन फोन रख रहे हो, राइट। तो दिस इज कंज्यूमरिज्म। और इको फ्रेंडली प्रोडक्शंस को भी प्रमोट किया जाएगा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के साथ। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, इन पार्टनरशिप विद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि इको मार्क रूल किससे रिलेटेड है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। दिस कुड बी योर प्रोबेबल क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जाम। नेक्स्ट, उड़ीसा में नियरली 700 लेपर्ड्स काउंट किए गए हैं, जबकि 55% जो है प्रोटेक्टेड एरियाज में रह रहे हैं। अब आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी है कि दो बेसिकली ये प्रोटेक्टेड एरियाज, एक तो सिम्प्लीपाल टाइगर रिजर्व और एक सतकोशियन हीराकुड वाइल्ड लाइफ डिवीजन, ये दोनों के दोनों आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अब जो यहाँ पे वो है ना, लार्जेस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन है उड़ीसा में, वो आपको सिम्प्लीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेगी। ये सर्वे है, टोटल पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें लेपर्ड्स की, वो 13,874 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपको हेल्प करेगा एलिमिनेशन करने में। और कौन कौन से मेथोडोलॉजी यूज की जाती है? कैमरा टैप्स, कैमरा के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, फुट सर्वे, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जिनके द्वारा सर्वे किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। स्वेलो टेल बटरफ्लाइज की आसाम हैबिटेट फेस है सिट्रस फ्री। नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि स्वेलो टेल है क्या, ये एक बटरफ्लाई है, दैट्स ऑल। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या याद रखनी है कि ये ग्लोबली फाउंड की जाती है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है यूपीएससी स्टेटमेंट दे दें कि दिस इज एंडेमिक टू इंडिया, नो दिस इज नॉट एंडेमिक टू इंडिया। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप कि इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है, तो गोल्डन मैसीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, व्हाइट इबिस, तो ऐसे ही वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि स्वेलो टेल है क्या, बेसिकली नीचे बर्ड्स, मैमल्स, फ्रॉग, ऐसे करके वो दे देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्सपोर्ट बैन लगा था नॉन बासमती वाइट राइस पे, उसको हटा दिया है 28 सितंबर से। राइस जो है एक खरीफ क्रॉप है, ये आप लोग को मालूम होगा। और जो ये खरीफ और रबी वाले चीजें है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होता है नॉर्थ से, क्योंकि साउथ में जो टेम्परेचर है ना वो मतलब कि थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के इन्फ्लुएंस की वजह से वहां पे ओशन का इन्फ्लुएंस रहता है ना, इस वजह से। भारत का जो टोटल क्रॉप एरिया है, भारत का टोटल क्रॉप एरिया इस टाइम पे 141 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 25 मिलियन हेक्टेयर पे, मतलब सॉरी
25% एरिया में क्या उगाया जा रहा है? राइस उगाया जा रहा है। और राइस क्या है? राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 किलो चावल को उगाने में 3,000 लीटर पानी लगता है, 3,000 लीटर पानी लगता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, आप अपने घर की छत पे जाओ और ये देखो आपकी टंकी की कैपेसिटी कितनी है। जनरली जो वाटर टैंक की कैपेसिटी होती है घरों में, वो 500 लीटर से 1,000 लीटर के बीच में होती है, अगर ज्वाइंट फैमिली ना हो तो, ठीक है। तो आप लोग अब इमेजिन कर सकते हो, अगर आपके घर में 1,000 लीटर की एक टंकी है, तो 3 वाटर टैंक चाहिए उस तरह के 1 किलो चावल को उगाने में। और बाद में हम इसी चावल को क्या करते हैं? इसी चावल को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको बोला जाता है, बेसिकली हम वर्चुअल वाटर बोलते हैं इसको, वर्चुअल वाटर। कि हम लोग वो चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो चीजें बेसिकली काफी ज्यादा वाटर इंटेंसिव है। नाउ, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट बंगाल। ग्लोबल पोजीशन में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। वर्ल्ड का जो 33% राइस एक्सपोर्ट हुआ है वो इंडिया ने किया है, 1/3। बासमती राइस मतलब हम जितना भी चावल भेजते हैं ना, उस टोटल चावल में से 33%, कितना? 33% जो है ना, वो हम लोग भेजते हैं बासमती। और बाकी का रह गया जो 67%, वो लोग भेजते हैं नॉन बासमती। आइडल कंडीशन क्या है राइस कल्टीवेशन के लिए? 22 से लेके 32 डिग्री। और मैंने अभी बताया पानी ज्यादा चाहिए तो 150 से 300 सेंटीमीटर डीप क्ले और लोमी सोइल, ताकि वाटर को रिटेन कर सके। टॉप प्रोड्यूसिंग वेस्ट बंगाल। ओस अमन बोरो, 12th क्लास के एनसीईआरटी में मेंशन है क्या ये राइस की क्रॉप्स हैं। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। जितने क्वेश्चन पूछो प्लीज आप लोग मुझे आंसर जरूर देना उनके कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं मालूम तो आप लोग गूगल करके आंसर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है जो कोर सेक्टर है, हमारे जो इंडिया के 8 कोर सेक्टर है, उनकी जो आउटपुट है वो अभी गिर गई है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वैसे तो मतलब ये मंथली बेसिस पे निकलता ही रहता है, बट स्टिल इम्पोर्टेंट है तो हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑलरेडी। बेसिकली भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मतलब कि हमारी इंडस्ट्रीज बूम कर रही है या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं ना, टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है, हम उन इंडस्ट्री में देखते हैं कि उन इंडस्ट्री में गिरावट आई है या फिर हाइक आया है। तो उसके बेसिस पे हम लोग चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें 8 कौन कौन सी इंडस्ट्री है? सबसे पहला है रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। सबसे ज्यादा वेटेज किसको है? रिफाइनरी प्रोडक्ट को। सबसे कम किसको है? फर्टिलाइजर्स को। सेकंड नंबर पे बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को। और जो ये 8 कोर सेक्टर है ना, जो ये इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसका टोटल 40% वेटेज है। यानी कि टोटल इंडस्ट्रीज का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 100% है ओवरऑल इंडस्ट्रीज का। उसमें से 40% सिर्फ ये 4-8 इंडस्ट्री को ही वेटेज दिया गया है। ओके। नाउ, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? बेसिकली बेस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, 2011-12 का बेस ईयर लेके उसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, वो पब्लिश भी करते हैं। अब आपका क्वेश्चन है क्या ये हर महीने, हर वीक, हर साल कैसे कैलकुलेट की जाती है? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज किसको है? इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज ऑब्वियस सी बात है रिफाइनरी प्रोडक्ट को है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। सबसे कम किसको है? फर्टिलाइजर्स, सबसे कम। नेक्स्ट है रवांडा में मेरबर्ग वायरस के से 8 लोगों की डेथ हुई है, तो वो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक जूनोटिक आरएनए वायरस है। इसका जो नेचुरल रिजर्वोयर है वो है अफ्रीकन फ्रूट बैट। अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड बैट्स या एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये आपको ट्रांसमिट हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट भी ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेयर टचिंग से नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि टच करने से ये वो फैल जाएगा, नहीं। ब्लड या फिर बॉडीली फ्लूइड का ट्रांसमिशन होना चाहिए, जैसे एड्स होता है ना, उस सेंस में। क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछे कौन कौन से सिम्टम्स है, तो ऑल ऑफ द अबव लगा देना। रशिया ने थर्मोबैरिक वेपन का यूज किया है यूक्रेन में, जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में है। इसको जो ये वेपन है ना, ये जो थर्मोबैरिक वेपन है, इसको यूएसए और सोवियत यूनियन ने बनाया था कोल्ड वॉर के टाइम पे। लेट्स से ये मिसाइल है, इस मिसाइल पे आपने यहाँ पे एक वो मतलब कि टारगेट फिक्स किया। ये मिसाइल जाके टारगेट को स्ट्राइक करेगी और वहां पे क्लाउड क्रिएट करेगी। ये जो क्लाउड है ना, ये काइंड ऑफ एक फ्यूल है।
और इसके बाद एक छोटा सा फिर से एक्सप्लोजन होगा, एक दोबारा एक्सप्लोजन होगा। जो सेकंड एक्सप्लोजन होगा ना, वो इस क्लाउड को ब्लास्ट कर देगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट होगा। ये जो थर्मोबैरिक वेपन है, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करते हैं एक्सप्लोजन करने के लिए, तो ये आप लोग को याद रखना। सूरत की जो डायमंड इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा मतलब इशू फेस कर रही है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन, और जो अभी इसराइल पैलेस्तीन और ईरान इनके बीच में जो इशू चल रहा है उनकी वजह से। आपको क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्टेड है इसमें? लास्ट ईयर यूपीएससी ने लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में 2023 में सॉरी 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का ना एक्सपोर्ट मार्केट में कितना शेयर है, इंडिया का जो वर्ल्ड की एक्सपोर्ट है उसमें कितना शेयर है, और उन्होंने कुछ 4 या 5% ऑप्शन में दिया था। तो इस तरह से वो पूछ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी डायमंड का एक्सपोर्ट होता है ना, उसका 90% ऑलमोस्ट इंडिया करता है। और प्रोसेसिंग की बात आए तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 90% जो वर्ल्ड का डायमंड है वो इंडिया प्रोसेस करता है। तो ये दो फैक्टर जो आप लोग को याद रखने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। इसरो प्लान कर रहा है 112 दिन का मिशन, कहाँ पे? प्लेनेट विनस पे। कब करेगा? मार्च 2028 में। स्टेट पीसीएस में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो ने रिसेंटली एक प्लान लॉन्च किया 112 दिन का, कौन से प्लेनेट पे? विनस पे। या फिर पूछ सकते हैं कितने दिनों के लिए? 112 दिनों के लिए। या फिर पूछ सकते हैं ये 2030 तक किया जाएगा? नहीं, ये 2028 तक किया जाएगा। ठीक है, मतलब 2028 में किया जाएगा। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि वीनस के एटमॉस्फेयर को, सरफेस को, और जो सोलर इंटरेक्शंस है उसको स्टडी करना। प्लस में आप लोगों को ये याद रखना है यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यूज किया जाएगा इसके लिए। अब आप लोगों ने 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ ये सन है। उसके बाद एक ट्रिक दे रखी है 6 क्लास के एनसीईआरटी में, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, राइट? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और ये आपका यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका सारे के सारे प्लैनेट्स हो गए। ओके, इनको बोलते हैं हम लोग इनर प्लैनेट और इनको बोलते हैं हम लोग आउटर प्लैनेट। ये जो है ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। इस मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? ये है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। भारत जैन, इंडिया ने लॉन्च किया है भारत जैन, एक जनरेटिव एआई इनिशिएटिव है जो कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इनहेंस करेगा। ये किन्होंने बनाया है? ये आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। और ये बेसिकली क्या है, ये जो इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना उसको सपोर्ट करेगा, काइंड ऑफ दैट थिंग। और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि किसी गवर्नमेंट फंडेड है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब ये चैट जीपीटी से रिलेटेड, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट। ये ऐसा पहला वर्ल्ड का वो है जिसको गवर्नमेंट ने फंड किया है। आपके एथिक्स में GS4 में एक टॉपिक है जिसका नाम है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आप इसको यूज कर सकते हो। ओके। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली बॉर्डर पे डिटेन किया गया क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेटिशन लेके जा रहे थे कि आप लद्दाख को 6 शेड्यूल का स्टेटस दीजिए। हमारे 5th और 6th शेड्यूल में जनरली हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की। भारत में जितनी भी शेड्यूल ट्राइब्स है ना, 4 स्टेट को छोड़ के, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उन सारी चीजों से डील करता है आपका 5th शेड्यूल। जैसे टोटल ये स्टेट्स है, जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, जो गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये एरिया है जो आपके 5th शेड्यूल में आते हैं। 6th शेड्यूल में आते हैं आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब मैं जब बोलता हूं कि लेट से झारखंड का जो एरिया है वो 5th शेड्यूल में आता है, तो इसका मतलब ये है झारखंड के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन ही 5th शेड्यूल में आते हैं। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा स्टेट ही 5th शेड्यूल में आएगा, नहीं। जहां पे एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है वो वाले एरिया, जैसे पलमाऊ, संथल परगना, सिंहभूम, रांची, ये वाले एरिया आते हैं आपके 5th शेड्यूल में। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पूरा स्टेट नहीं आता, कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं, जैसे हिमाचल में किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा। नाउ इनकी बाउंड्री को, 5th शेड्यूल की बाउंड्री को कौन अल्टर कर सकता है? प्रेसिडेंट, 6 की गवर्नर। यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा, सेंट्रल हो या स्टेट लॉ हो, गवर्नर डिसाइड करेगा कि अप्लाई होगा या नहीं होगा 5th शेड्यूल एरिया में। लेकिन 6th शेड्यूल में अगर सेंट्रल लॉ है तो वो आसाम का गवर्नर डिसाइड करेगा कि अप्लाई होगा या नहीं होगा। बाकी सारे सिनेरियोज में जो सेंट्रल लॉज है कि अप्लाई होगा या नहीं होगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा हमारे प्रेसिडेंट।
लेकिन आसाम के केस में कौन करेगा, ये करेगा गवर्नर। सेंट्रल लॉ की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन स्टेट लॉ अगर इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, वो सारा का सारा आपका गवर्नर ही डिसाइड करेगा। जो हमारा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज है, वो अप्लाई होगा, यानी कि जो पंचायती राज है वो शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड करना, क्या वो अप्लाई होगा? फिफ्थ शेड्यूल में बिल्कुल होगा, सिक्स में नहीं होगा। फिफ्थ शेड्यूल में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है टैग, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। इसमें 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 जो है वो HTML होने चाहिए। सिक्स शेड्यूल में कंसेप्ट है ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पे 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 26 सिलेक्ट किए जाते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950, ये बोला गया कि 10 साल के अंदर एक वो बनाना चाहिए, मतलब कि एक ट्राइब्स वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए। तो पहली कमीशन 1960 में बनी UN देबार के अंदर। सेकंड कमीशन 2002 में बनी दिलीप सिंह भुरिया के अंडर। तो ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, आसामीज, बंगाली। मुझे आप लोग ये बताओ, क्या प्राकृतिक, पाली, बंगाली, इनमें से 8 शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है? 8 शेड्यूल में। फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा, आप मुझे वो बताना ठीक है गलत है। 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस किस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो अब की बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब कि रिसेंटली कौन सी ऐड की गई है। फर्स्ट टाइम क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2004 में स्टार्ट किया गया था, पहला दिया गया था तमिल को। और जो लेटेस्ट दिया गया है वो इन्हीं को दिया गया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, आसामीज, बंगाली। इसका बेनिफिट क्या है? जैसे ही किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, 2 एनुअल अवार्ड दिए जाते हैं। क्राइटेरिया ये है कि 1500 से 2000 साल पुराना आपका टेक्स्ट होना चाहिए, और वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी और से कहीं और से बोरो नहीं होना चाहिए। और जो क्लासिकल फॉर्म है और जो मॉडर्न फॉर्म है, उनके बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्लासिकल फॉर्म में कोई चीज लेट से ऐसे बोली जाती थी, और वो मॉडर्न फॉर्म में आते आते वो ऐसे बोली जा रही है। नो, दिस शुड नॉट बी लाइक दैट, मतलब वो मॉडिफाइड नहीं होनी चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है कि आप ये बताओ, अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किसी को देना है, इज इट कंपल्सरी कि वो 8 शेड्यूल में ही होनी चाहिए वो लैंग्वेज? क्या कोई 8 शेड्यूल से बाहर की लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा सकता है? ये आपकी एग्जाम में स्टेटमेंट बन सकती है, आप इसको याद रखना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वाली चीज, ठीक है? कि मतलब सिर्फ जो 8 शेड्यूल में वही बनेगी, या कोई भी बन सकती है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। रिसेंटली गवर्नमेंट ने PM ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की इनोवेशन को बूस्ट किया जा सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को लॉन्च करेगी। बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेट किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और इंसेंटिव वगैरह भी ऑफर किया जाएंगे, और एक रोबस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ 10,000 करोड़ के अराउंड पैसा दिया जा रहा है 2 सालों के लिए। तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम लॉन्च की है 2 अक्टूबर को हजारीबाग, झारखंड से। यह स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर। इसका मेन पर्पज क्या है कि जो भी गैप्स है ट्राइबल की अपलिफ्टमेंट में, मतलब कि ट्राइबल लोगों की डेवलपमेंट में जो भी गैप आ रहे हैं, उनको एक तरह से एडजस्ट करना। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लाइवलीहुड हो, कुछ भी हो, उस सेंस में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ताकि जहां पे भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनको सोल्व किया जा सके। और रिसेंटली इससे रिलेटेड एक स्कीम और आई थी, आप लोगों को मालूम होगा, जिसका नाम था PM जनमन स्कीम। वो भी काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर हुई थी PM जनमन स्कीम। यहाँ पे टोटल आउटले है कुछ 79,000 करोड़ का। याद रखना है नहीं, बस एक रफ फिगर याद रखो। जहाँ पे सेंट्रल का ज्यादा शेयर है, स्टेट का कम है। सेंटर कुछ 56,000 करोड़ देगा, और स्टेट जो 22,000 करोड़ के अराउंड देगा। सेंटर ने रिसेंटली अप्रूव की है नेशनल एडिबल मिशन ऑन एडिबल ऑयल 2024-25 से 2020-31 तक। इस मिशन का मतलब इसका एम ये है कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना अगले 7 सालों में ऑयल सीड प्रोडक्शन में। और ये मिशन एक इंट्रोड्यूस करेगा साथी पोर्टल को, जो कि स्टेट्स को इनेबल करेगा कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं क्वालिटी सीड्स के लिए। ये कब इंट्रोड्यूस की गई? 2024 में, आत्मनिर्भर भारत के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर है। इसमें कुछ 10,000 करोड़ का आउटले दिया गया है। यहाँ पे फोकस ये किया गया है कि जो डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन है ना, उसको बढ़ाना 39 से 69।
और जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट है उसको घटाना, मतलब कि जो हमारा टारगेट है ना, कि हम लोग ना बाहर से ना ऑयल सीड इंपोर्ट करते हैं। जब बाहर से हम कोई भी चीज मंगवाते हैं ना, तो हमें बदले में उनको पैसा देना पड़ता है डॉलर्स में। यानी कि ये हम कहाँ से देते हैं, ये देते हैं हम फॉरेक्स रिजर्व से। ठीक है, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता है इसके चक्कर में। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग घर में ही प्रोडक्शन करें। करंट स्टेटस ये है कि 57% जो एडिबल ऑयल की डिमांड है वो इंपोर्ट के थ्रू मीट करते हैं हम लोग। और जो एमएसपी है ऑयल सीड के लिए वो भी बढ़ा दिया गया है। 20% जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो रखी गई है एडिबल ऑयल्स पे, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। मतलब बाहर से जो भी चीज आ रही है ना, लेट से वो 100 रुपए की आ रही है, तो हम उस पर 20 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगा के वो 120 की हो जाएगी, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको ज्यादा नुकसान ना हो। गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया स्कीम जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, जहां पे 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी 2024 से 25 के टाइम में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये 2024-25 के बजट में अनाउंस की गई थी। यहाँ पे 1 करोड़ यूथ को बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा टॉप 500 कंपनीज में अगले 5 सालों में, ताकि उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट है उसको बूस्ट किया जा सके। एम्प्लॉयबिलिटी को क्यों बूस्ट करना है, रीजन बताता हूँ मैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था इंडिया स्किल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सिर्फ और सिर्फ 52% जो ग्रेजुएट है वो एलिजिबल है जॉब पाने के, बाकी एम्प्लॉयबल ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज 21 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। आप ना ही फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में होने चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा, आईटीआई सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन डिग्री। इसमें आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, या कोई भी वो जो उनके पास एडवांस डिग्री है, क्योंकि इनको क्या ही जरूरत है भाई इंटर्नशिप की, है नहीं। फीचर्स क्या है, ये 1 साल की इंटर्नशिप होगी जहां पे आपको 5,000 रुपये स्टिपेंड दिया जाएगा। इंश्योरेंस इसमें कवर्ड होगा अंडर स्कीम्स लाइक पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। 1 टाइम 6,000 ग्रांट दी जाएगी इंसिडेंटल, मतलब ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें, आप लोगों को इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही याद रखना। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया याद रखना, और ये मतलब ये याद रखना कि जो ये है ना एडवांस डिग्रीज आईआईटी आईएम इसको एक्सक्लूड किया गया, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर को पूरे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में 2 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका फोकस ये था कि जो ओपन डेफिकेशन है ना, जो खुले में शौच जाते हैं, उनको एक तरह से खत्म करना। और इसके लिए मूवीज भी आई थी, जैसे एक टॉयलेट मूवी आई थी, है नहीं, ताकि लोगों के बिहेवियर में चेंज आ सके। ये 2 मिनिस्ट्री हैंडल करती है इसको, स्वच्छ भारत मिशन को। ग्रामीण यानी कि गांव के लेवल पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर रखा गया है। अर्बन शहरों में इसको महुआ के अंडर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर रखा गया है। इसका की कंपोनेंट ये है कि ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए इंडिया, मतलब एलिमिनेट करो ओपन डेफिकेशन को। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, और बिहेवियरल चेंज कैंपेन्स होने चाहिए। अब ना एक होता है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, एक होता है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस। प्लस प्लस में ना जनरली प्रॉपर जो स्लज सिस्टम है, यानी कि आपका जो सीवरेज वगैरह है उस पर काफी अच्छे से फोकस किया जाता है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है कि टेकिंग गवर्नेंस क्लोजर टू पीपल, आसाम इनॉग्रेट 21 कोर डिस्ट्रिक्ट। सो डायरेक्टली एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि कोर डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है एग्जाम में, और या फिर मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेट बना है जिसने कोर डिस्ट्रिक्ट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो आसाम है। कोर डिस्ट्रिक्ट बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कुछ स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। जो बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है ना, कि जो काम है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है, जैसे एक ना कंसेप्ट होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंसेप्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेरिटी। आप लोगों ने सुना होगा, राइट। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेरिटी, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, लेट से 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ये है लोकल लेवल, ये है स्टेट लेवल, और ये है सेंट्रल लेवल। अब इसमें जनरली ये बोला जाता है कि अगर कोई काम लोकल लेवल पे अच्छे तरीके से किया जा सकता है तो उसको लोकल लेवल को डेलीगेट कर दो। जो काम बचेगा फिर उसको ऊपर लेके जाओ, यानी कि स्टेट लेवल पे।
जो काम स्टेट लेवल पे डेलीगेट किया जा सकता है अच्छे तरीके से, उसको स्टेट लेवल पे कर दो, मतलब कि जो काफी बढ़िया तरीके से किया जा सके। जो बच गया उसको फिर सेंट्रल लेवल को दो, यानी कि जो लास्ट में बच जाएगा वो सेंट्रल लेवल को दिया जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी, और सब्सिडरिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है इंडिया बिकम एफिलिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन डिवाइस रेगुलेटर फॉर्म। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यही आएगा कि इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फॉर्म है क्या। 2011 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका पर्पज है हार्मोनाइज और कन्वर्स करना ग्लोबल मेडिसिन डिवाइस को, मतलब कि ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करना, काइंड ऑफ दैट थिंग। नेपाल में फ्लड आया जिसकी वजह से काफी लोग की मतलब कि जान भी गई, 209 डेथ एंड 29 मिसिंग। उस कॉन्टेक्स्ट में भागमती रिवर न्यूज में है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये बेसिकली बगदवार शिवपुरी हिल से निकलती है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ काठमांडू, बिहार में ये एंटर करती है, और ये ज्वाइन करती है बुरी गंडक रिवर को। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बिहार में एंटर करके बुरी गंडक रिवर में ये एंटर कर जाते हैं, और ट्रिब्यूटरी है मनोहरा और विष्णुमती। लेकिन ये याद, बस ये याद करो, बुरी गंडक रिवर से मिलते हैं। भागमती रिवर इंडिया में ओरिजिनेट नहीं है। कहाँ पे ओरिजिनेट? नेपाल में। कैनरी आइलैंड न्यूज में है। कैनरी आइलैंड बेसिकली एक आर्चीपिलागो है अटलांटिक ओशन में। आर्चीपिलागो का मतलब होता है छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप। जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्चीपिलागो इंडोनेशिया है, मतलब कि छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप बना हुआ है। और ये जो आइलैंड है ये कैसे बने हुए? ये बने हुए वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। जैसे आप लोगों ने जब उसका बेसिक किया होगा अपने ज्योग्राफी का, तो उसमें आप लोगों को मालूम होगा कि नीचे से मैग्मा निकलता है और ऐसे ये मतलब बेसिकली बाहर निकलता है यहाँ से, ये वेंट के थ्रू, और ये फिर सोलिडिफाई हो जाता है, राइट। ओके, तो यही फिर आइलैंड वगैरह बन जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो कैनरी आइलैंड है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है स्पेन का, ये भी याद रखना है। और इस कैनरी आइलैंड का अगर आप लोग साउदर्न मोस्ट देखोगे, उसका नाम है अल हैरो। अल हैरो, ठीक है। तो ये याद रखना, दैट्स ऑल। ये दो तीन न्यूज है जो आप लोग को याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दीज आर द प्लेसेस इन न्यूज। नेक्स्ट है, यूके ने बेसिकली जो चागोस आइलैंड है वो मॉरिशस को रिटर्न कर दिया एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट में। तो आप लोगों को याद रखना, ये रहा चागोस आर्चिपिलागो। यहाँ पे एक दियागो गार्सिया भी था। ये बेसिक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी थी, लेकिन अब इसको किसको रिटर्न कर दिया गया है? मॉरिशस को। आई होप दिस इज क्लियर। ये रहा मॉरिशस, अब ये इसी का पार्ट है, ओके नाउ। और इस वजह से मतलब कि अब टोटली आप लोग बोल सकते हो कि जो कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन हो गया मॉरिशस का, कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन। अरुण रिवर न्यूज में है। अरुण रिवर बेसिकली तिब्बत ओरिजिन से इसका ओरिजिन है, और ये कहाँ पे फ्लो करती है? तिब्बत और नेपाल में। बाद में फिर ये सप्तकोशी को ज्वाइन कर लेती है, और वो सप्तकोशी फिर गंगेस को ज्वाइन कर लेती है। तो इन शॉर्ट ये डायरेक्टली जो है ना इंडिया में नहीं बहती। तो ये आपको याद रखना है, जो ये रिवर है डायरेक्टली इंडिया में नहीं फ्लो करती। ये रहा, अरुण रिवर डज नॉट डायरेक्टली फ्लो थ्रू इंडिया। नेक्स्ट है माउंटेन ऑफ डार्कनेस, द एक्टिव वोल्केनो विच थ्रो आउट गोल्ड वर्थ $6,000 एवरी डे। मतलब कि एक ऐसा माउंटेन है जो कि मतलब एक ऐसा वोल्केनो है जो कि जहां से गोल्ड निकलता है। ओके, गोल्ड के जो वो है ना वो निकलते हैं। तो आप लोगों को याद रखना, इस माउंट का नाम है माउंट एरेबस। ये रहा माउंट एरेबस, मैं दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है अंटार्कटिका में, माउंट एरेबस। ये कहाँ पे है? ये आपका रोज आइलैंड पे है, अंटार्कटिका में। और ये साउदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है जहां से गोल्ड निकल रहा है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि रिसेंटली ना एक ऐसा एक्टिव वोल्केनो इरप्ट हुआ था जहाँ पे गोल्ड वगैरह भी निकलता है। तो आपको याद रखना ये माउंट एरेबस है, जो कि अटलांटिक में है, और ये साउदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है अर्थ पे। और ये स्टेटो, इसका जो टाइप है वो स्टेटो वोल्केनो। ये आप लोगों ने अपनी 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, टाइप ऑफ वोल्केनोज। यहाँ पे एक लावा लेक भी है। नेक्स्ट है, ये एक न्यूज है बेसिकली जो यूक्रेन का आपका ईस्टर्न ईस्टर्न यूक्रेन है ना, वहां पे एक रीजन का नाम है वोलेदार। यहाँ पे भी अभी जो रशिया है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है बेसिकली, और यहाँ की जो वो है वो भी कैप्चर करने के उसमें है। तो ये है वोलेदार। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, कि जैसे डोनेस्क पे आ चुका है, डोनेस्क पे आ चुका है, वोलेदार पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट है एक लिटिल प्रेस्पा लेक। ये लिटिल प्रेस्पा लेक है कहाँ पे? तो ये लिटिल प्रेस्पा लेक जो है वो अल्बेनिया और ग्रीस के बीच में देखने को मिलेगी, साउथ ईस्टर्न यूरोप में। साउथ ईस्टर्न यूरोप के बीच में है लिटिल प्रेस्पा लेक। मिडल ईस्ट न्यूज में आप लोगों को देखा होगा, और मिडल ईस्ट पे मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं 5 मिनट में जितनी भी मैपिंग है मिडल ईस्ट की वो कवर कर लूंगा काफी डिटेल में। सो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ओके।
नेक्स्ट है बर्ड फ्लू आउटब्रेक जिसने 47 टाइगर्स को मार दिया दो वियतनाम जूज में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आएगा? सबसे पहले तो वो पूछ सकते हैं H5N1 टाइप ए ये क्या है, मतलब ये कौन सा वो है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है? तो आपको याद रखना पहला तो ये बर्ड फ्लू है, H5N1 टाइप जो है ना ये बर्ड फ्लू है। और फिर पूछ सकते हैं माई क्विन सफारी पार्क और ये व्योन जोई जू, आई एम सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ बट ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा ना। ये दोनों चीजें जो है ना वो वियतनाम में है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे ना 47 टाइगर की डेथ हुई है। तो दिस इज नॉट ए लाइक ये कोई ऐसी वैसी न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये डाउन टू अर्थ से है, जहां से यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग थोड़ा सा ना वन लाइनर देख लेते हैं। एक इनिशिएटिव है क्लीनिंग ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, साइबर हाइजीन एक्टिविटी, सफाई मित्रा सुरक्षा शिविर, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कंडक्ट किया है। जेंडर परफॉर्मिटी कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? जुडिथ बटलर ने 1919 में अपने काम जेंडर ट्रबल में। ये बेसिकली चैलेंज करता है ट्रेडिशनल और फिक्स्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर को। आर्ग्यू करता है कि जेंडर जो है ना वो इनेट नहीं है बट एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना है, जो कि सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखो दो चीज होती है, एक तो होता है सेक्स और एक होता है जेंडर। सेक्स यानी कि मेल और फीमेल, ये बायोलॉजिकल है, लेकिन जो जेंडर होता है ना कहीं ना कहीं आपका सोसाइटल कंसेप्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेट की इंडिजिनियस काउ ब्रीड राज्य माता गोमाता को, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया स्टेट की इंडिजिनियस काउ ब्रीड को, जिसका नाम है राज्य माता गोमाता, क्योंकि उनकी जो नंबर्स है वो डिक्लाइन हो रहे थे तो इसकी वजह से। क्वेश्चन आ सकता है दियोनी, लाल खंडारी, खिल्लर, दांगी, ग्वालियो, तो ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली इंडिजिनियस काउ ब्रीड है। ओके, इंडिजिनियस काउ ब्रीड है, बस इतना ही याद रखना है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो। ये ग्राउंड इन्वेजन है जो कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है साउदर्न लेबनान में। नीति आयोग ने अपना फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है तेलंगाना में। मुंबई ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड इंडिया का, मतलब इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम टेम्पल मैनेजमेंट में। तो कौन सी उसने स्टार्ट किया? ये मुंबई ने टेम्पल मैनेजमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली 5 साल का क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है, जिसका मेन एम ये है जो क्रूज टूरिज्म होता है ना उसको प्रमोट करना इन इंडिया टू 1 मिलियन पैसेंजर एंड क्रिएट 4 लाख जॉब बाय 2029। जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। केरला हाईकोर्ट जो है वो टॉप लिस्ट पे है इन टर्म्स ऑफ एसेट डिक्लेरेशन, मतलब कि जो जज है ना उन्होंने, कितने जजों ने अपनी एसेट को डिक्लेयर किया हुआ है? 39 में से 37 जजेस ने अपनी एसेट को डिक्लेयर किया हुआ है वेबसाइट पे। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका दुबई में। जिसका मेन एम क्या है? जिसका मेन एम है ग्लोबल लीडर्स को एक साथ लेके आना ताकि वो एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ डील कर सके, जिसकी थीम है इंपावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। ये अभी हम लोगों ने देख चुके हैं पहले ही, पीएम ई ड्राइव। दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक वो इंट्रोड्यूस किया है ई अबकारी पोर्टल, जिसका मेन एम ये है कि जो अल्कोहल बिजनेस है ना दिल्ली में उसको रेगुलेट करना। ई अबकारी पोर्टल, तो आप इसको याद रखना। इसको किसने डेवलप किया? एनआईसी ने। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक पायलट फेज पे प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम, ये भी हम लोग काफी डिटेल में देख चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक गाइस। प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या आपको हेल्पफुल लग रही है? अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो डेफिनेटली ये सीरीज काफी मतलब मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।